हेलो नमस्कार दोस्तों। प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो लेक्चर में शब्द रचना पर से संबंधित देखेंगे। और शब्द रचना एक ऐसा टॉपिक है व्याकरण का जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रायः प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। आज हम इसी टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। इसके एक एक बिंदु को जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा उसको हम साथ में बताते हुए चलेंगे। और साथ में आप सब नोट्स जरूर बनाइए जिससे कि परीक्षा के अंतिम दिनों में आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए चलिए हम इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। और आप लोग कक्षा के अंत में कमेंट कर ज़रूर बताइए दोस्तों कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। शब्द रचना को पहले हम एक ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं कि शब्द आखिर में क्या है, शब्द के कितने भेद हैं, कितने वर्गों में उसे बांटा गया है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो शब्द हमारा है, शब्द के दो भेद हैं। अब पहला हमारा है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिसका कोई अर्थ हो जिस शब्द का। और निरर्थक शब्द क्या है? जिसका कोई अर्थ ना हो। जैसे कि हम यहाँ पर पानी लिखते हैं तो पानी हमारा एक सार्थक शब्द होता है। जैसे कि हम अपने व्यवहारिक जीवन में पानी वानी बोलते हैं। अब यहाँ पर हम वही अगर हम वानी लिख देते हैं तो या कोई भी इसका अर्थ नहीं है तो यह निरर्थक हो गया। तो शब्द के कितने भेद हैं हमारे? दो हैं। कौन कौन से? सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। आगे बढ़ते। अब सार्थक शब्द को तीन प्रकार से बांटा गया है। पहला हमारा है प्रयोग या रूप के आधार पर, जिसके कि दो भेद हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं। अब प्रयोग रूप के आधार पर जो दो भेद किया गया वह कौन कौन सा है? विकारी शब्द हमारा है, अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या है? जिसका लिंग, कारक और वचन के अनुसार जिसमें परिवर्तन होता है उसे हम विकारी कहते हैं। और अविकारी जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता उसे हम अविकारी कहते हैं। विकारी शब्द के भी चार भेद होते हैं और अविकारी के भी चार भेद होते हैं। अब हम रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? तो तीन हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी या आगत शब्द। और जो विकारी शब्द के अंतर्गत चार हमारे कौन कौन से आते हैं? संज्ञा एक तो आता है, दूसरा हमारा सर्वनाम, तीसरा हमारा क्रिया और चौथा विशेषण। और अविकारी के अंतर्गत हमारा आता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब ये एक पैराग्राफ हम देख चुके हैं जिससे हमें मोटा मोटा शब्द भेदों के बारे में ज्ञान हो गया है। जैसे कि शब्द के कितने भेद हैं? आप लोग कहिए। दो भेद हैं। कौन कौन से? सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। फिर सार्थक शब्द को कितने वर्गों में बांटा गया है? प्रयोग के आधार पर, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कितने हैं? दो हैं। बनावट के आधार पर कितने हैं? तीन हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं? चार हैं। तो फिर जो हमारा है प्रयोग या रूप के आधार पर उसमें दो कौन कौन से हैं? विकारी और अविकारी। और बनावट या रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इस ग्राफ को आप लोग अपने दिमाग में रखिए ताकि आपको गलतियां ना हो। कभी कभी तो हमसे प्राय प्रश्न में ही पूछ लेता है कि रचना के आधार पर वो शब्द के कितने भेद किए गए हैं। तो अगर आपको यह पैराग्राफ आपके दिमाग में छपा होगा तो आप तुरंत बता देंगे कि तीन कौन कौन से हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो इस तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे पूरा किसी तरह नोट करिए और इसको रिवाइज करते रहिए। अब हम इसके आगे देखते हैं। हमारा आगे जो है अब शब्द क्या है? अब शब्द हमारा क्या है? शब्द को हम देख लेते हैं। जो शब्द है वह एक या एक से अधिक वर्णों, वर्ण आप तो समझते ही होंगे। जैसे ये हमने लिख दिया, ये हमारा एक वर्ण हो गया। रा, आ, क, ख, ग, घ। इस तरह से हमारा एक वर्ण हुआ। फिर उन वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र और सार्थक, सार्थक जिसका कोई अर्थ हो, ध्वनि या वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसे कि अभय, अरविंद, अभिषेक और आदि। जैसे कि हम यहाँ रा लिखे
रा के बाद माँ लिख दी, एक वर्ण या हो गया और एक वर्ण या हो गया, दोनों मिलाकर क्या हो गया, राम हो गया। तो यही हमारा क्या हुआ, शब्द हुआ। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम वर्ण एवं अक्षर शब्द का प्रयोग एक ही अर्थ के लिए करते हैं, लेकिन विन्यास के समय इन दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। जैसे कि हम कभी कभी जो वर्ण हमारा है और अक्षर है, उन दोनों को हम एक ही समझते हैं, परंतु इसमें थोड़ा सा माइनर अंतर है, हम उसको समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर राहुल शब्द दिया है। अब राहुल में अगर हम अक्षर देखते हैं तो 3 है, एक तो रा है, एक तो हा में ऊ लग के हा है, और एक ला है। अक्षर तो 3 है, परंतु इसमें जो वर्ण हमारे हैं वह 6 आते हैं। जैसे कि राम में हम आ को अलग करते हैं तो इसमें 2 2 4 और 2 6, तो वर्ण हमारे इसमें 6 हो गए, अक्षर कितने हो गए, 3। आप इस तरह से याद रखिए कि अगर हम मात्राओं के साथ जो हम वर्णों को गिनते हैं तो उसे हम अक्षर कहते हैं, और बिना मात्रा का, जैसे ये बिना मात्रा का ये सभी हैं, तो इसको हम वर्ण कहते हैं। सिंपल सी भाषा में आप इसको इस तरह से याद रखिए। फिर उसके बाद आ जाता है वर्ण। यहाँ भी वही व्याख्या की गई है कि इस राहुल शब्द में 3 तो अक्षर हैं, रा हु ल, जबकि वर्ण में 6 अक्षर हैं। जैसे रा है, बड़ा आ है, हा है, ऊ है, ला है, आ है। तो इन दोनों में वर्ण और अक्षर में थोड़ा सा अंतर था, आप उसे समझ गए होंगे। अब वर्ण को हम देख लेते हैं कि वर्ण जो है वह ध्वनियों के लिखित रूप या उस मूल ध्वनि को वर्ण कहा जाता है जिसके खंड ना हो सके। जैसे कि अभी देखा अभी आपने देखा राहुल, तो जो हम रा हलंत लगा कर लिखे हैं, तो वह रा को अब हम इससे अधिक नहीं तोड़ सकते हैं। तो यही कहा गया है कि जिसके खंड ना हो सके वही वर्ण है। वर्ण बोला जाने वाला सबसे छोटे से छोटा टुकड़ा है, जैसे आ ई क ख ग ज्ञा। कहीं कहीं पर वर्ण शब्द के लिए ध्वनि शब्द का भी प्रयोग मिलता है। ध्वनि और वर्ण में जिस तरह से वर्ण और अक्षर में थोड़ा अंतर है, उसी प्रकार से वर्ण और ध्वनि में भी अंतर होता है, उसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि वर्ण हमारा होता है इस तरह से, हम लिख दिए रा, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, आप सुन भी पा रहे हैं, आप इसे लिख भी सकते हैं, यह हमारा वर्ण हुआ। अगर सिर्फ मैं बोल रही हूँ, इसको मैं मिटा देती हूँ, अगर मैं इसको मिटा दूँ, यदि हम इस वर्णों को मिटा देते हैं, अगर मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि रा, तो रा आपको सिर्फ सुनाई दे रहा है, लेकिन यही ध्वनि है, अर्थात जो बोला जाता है उसे ध्वनि कहा जाता है, और जिसे हम बोलते हैं यदि हम उसे लिख देते हैं, लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। बस ध्वनि और वर्ण में यही 2 अंतर है, आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद है। इसके आगे हम देख लेते हैं कि जो ध्वनि है, ध्वनियाँ अर्थात वर्णों को लिखने के लिए जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। परीक्षा की दृष्टि से जितने भी हाईलाइट किए गए हैं उनको आप नोट करके रखिए, वो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है दोस्तों, तो देवनागरी है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं अक्षर। अक्षर हमारा क्या है, अक्षर अर्थात जिसका क्षर ना हो सके। स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को हम अक्षर कहते हैं। इसके पहले ही मैं बताए कि जैसे अगर हम मात्राओं के सहित किसी भी शब्दों को, वर्णों को देखते हैं तो उसे हम अक्षर कहते हैं, और बिना मात्रा का रहता है तो उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये रा हुआ, ये अक्षर हुआ, अगर हम इसी प्रकार से यहाँ पर रा लिख देते हैं तो ये वर्ण हुआ। स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं, क्योंकि रा जो हमारा है या व्यंजन है, और जो इसमें मात्रा है वो स्वर है, तो इसके संयुक्त रूप में हम उसे अक्षर कहेंगे। जैसे का बना है, का और आ मिलकर का बना है। यहाँ पर नोट दिया गया कि सभी स्वर ध्वनियाँ वर्ण और अक्षर दोनों होती हैं। सामान्यतया शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्दों को देख लेते हैं। सार्थक शब्द हमारा क्या है, जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि रोटी, पानी, ठंडा आदि, ये सार्थक शब्द हैं। और निरर्थक शब्द क्या है, जिन शब्दों का अपना कुछ अर्थ नहीं होता है, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हम रोटी ओटी बोल देते हैं, पानी वानी, ठंडा वंडा, इस प्रकार से। तो जो हम पीछे लगा रहे हैं, ओटी वानी वंडा, ये सभी निरर्थक शब्द हैं। जैसे कि रोटी हुआ, वानी हुआ, वंडा आदि। सार्थक शब्दों के साथ ही निरर्थक शब्दों का प्रयोग साधारण बोलचाल के रूप में किया जाता है। जैसे हम अपने व्यवहारिक जीवन में इन निरर्थक शब्दों को भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम अक्सर बोलते हैं कि पानी वानी ले आओ, रोटी ओटी
दे दो, ठंडा वंडा दे दो, इस प्रकार से। प्रयोग और रूप के आधार पर शब्द के कितने भेद थे दोस्तों? तो प्रयोग और रूप के आधार पर शब्द के हमारे दो भेद थे। कौन कौन से थे? विकारी और एक अविकारी। अब विकारी के कितने भेद हैं? 4 हैं, और अविकारी के भी 4 हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। और विकारी और अविकारी को हम देख लेते हैं। जो पहला हमारा है विकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर उसके रूप में विकार अर्थात परिवर्तन होता रहता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के कितने भेद हैं? 4। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये विकारी शब्द है क्योंकि इनके रूप में लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। अगर जिसमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर जिस रूप में परिवर्तन हो उसे हम विकारी कहते हैं, और जिसमें परिवर्तन ना हो अविकारी कहते हैं। अब अविकारी क्या है? अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर उसके रूप में विकार अर्थात कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अविकारी कहते हैं। अविकारी के भी 4 भेद होते हैं। अविकारी के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये 4 अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए कि अविकारी शब्द क्या है और उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, अगर आपसे केवल विकार विकार के आधार पर शब्द के भेद पूछता है तो आप सब क्या उत्तर देंगे? तो हमारा उत्तर होना चाहिए 8। अब बताएंगे मैम कैसे 8 उत्तर हो सकता है? क्योंकि 4 जो हमारा है विकारी शब्द है और 4 जो हमारा है वो अविकारी शब्द है, दोनों को मिलाकर हमारा हो जाता है 8। तो अगर आपसे विकार के आधार पर सिर्फ शब्द के भेद पूछता है तो आपका आंसर होना चाहिए 8। अगर आपसे उसमें विकारी और अविकारी पूछता है तो आंसर होना चाहिए 4 4। तो 8 प्रकार विकार के आधार पर शब्द 8 प्रकार के होते हैं, जिन्हें 2 भागों में विकारी और अविकारी बांटकर उसका अध्ययन किया जा सकता है। आगे हम देखते हैं व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद है दोस्तों? तो 3 भेद हैं। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब हम इनको समझ लेते हैं, रूढ़ क्या है, यौगिक क्या है, योग रूढ़ क्या है। अब रूढ़ क्या है? रूढ़ जिन शब्दों के सार्थक खंड ना किए जा सके, मतलब रूढ़ शब्द वे होंगे जिन्हें खंड करने पर कोई सार्थक शब्द नहीं मिलेगा, अर्थात जिन शब्दों के खंड में कोई सार्थक अर्थ ना प्रकट करता उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि आज, अगर हम आज को हम अगर तोड़ते हैं तो आ होगा और जा होगा, तो आ का और जा का इसका कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है? कोई नहीं। तो यह हमारा रूढ़ शब्द हुआ, अर्थात जिसके खंड सार्थक ना हो उसे हम रूढ़ कहते हैं। जैसे कि आज हुआ, कल हुआ, पर, नाक, कमल, पुस्तक आदि। तो यह भी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिनका जो खंड होता है वह सार्थक नहीं होता है। अब आ जाता है हमारा यौगिक। यौगिक शब्द क्या है? जिनका जो खंड होता है वह सार्थक होता है। अभी हमने ऊपर देखा रूढ़ में उसका खंड सार्थक नहीं था, परंतु हम यौगिक में देखते हैं कि हमारा जो इसका सार्थक जो इसका खंड होता है वह क्या होता है, कैसा? वो सार्थक होता है। जैसे कि जो शब्द 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने हों वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके खंड सार्थक होते हैं। यौगिक शब्द संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि विद्यालय का विद्या, धनालय, विद्या का एक अलग अर्थ है, आलय का भी एक अपना सार्थक शब्द है। उसी प्रकार से अनुशासन, हिमालय, परम, औषधि, इसमें किसी न किसी प्रकार की संधि है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसमें कौन कौन सी संधि है। अब आ जाता है योग रूढ़। योग रूढ़ ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, जिसमें खंड करने पर सार्थक शब्द मिलते हैं, परंतु अपने सामान्य अर्थ को ना प्रकट करके किसी परंपरा व विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हम पंकज को देख लेते हैं। अब पंकज में 2 शब्द है, पंक और जा। पंक का अर्थ होता है कीचड़, जा का अर्थ होता है जन्मा या उत्पन्न होना, अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल। यहाँ पर पंकज का सीधे सीधे अर्थ नहीं निकल रहा है, उसका कोई अन्य अर्थ, अर्थात सीधी सीधी बात यह आप समझ सकते हैं कि योग रूढ़ शब्द वहाँ पर होगा जहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास किसी अन्य पद को
प्रधानता देता है, किसी अन्य अर्थ निकलता है बहुब्रीहि। जैसे दशानन तो 10 आनन, जिसके 10 सिर हैं अर्थात रावण, यहाँ पर अन्य पद निकल रहा है। इसी प्रकार से जहाँ पर आप बहुब्रीहि समास होगा वहाँ पर योग रूढ़ शब्द होगा। इस प्रकार से आप कोरिलेट कर कर देखेंगे तो आपको अच्छा आसानी होगी याद करने में। और योगी क्या होगा, जिसका एक सार्थक खंड होता है, और रूढ़ क्या होता है, जिसका कोई सार्थक खंड नहीं होता है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद बहु देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि बहुव्रीहि समास के उदाहरण जो होते हैं वह योग रूढ़ शब्द होते हैं। अब हमारी शब्द शक्ति के आधार पर भी शब्दों के भेद किए गए हैं। अब प्रत्येक शब्द से किसी अर्थ का बोध होता है। ये तो आप लोग जानते हैं कि कोई शब्द दिया है और उसका किसी न किसी अर्थ में ही हम समझ पाते हैं। जिसके द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में शब्द के अर्थ बोधक आधार को शब्द शक्ति कहा जाता है। जिस शब्द से हम अर्थ ग्रहण करते हैं जिसके द्वारा उसी को ही शब्द शक्ति कहते हैं। इसके लिए मम्मट महोदय ने व्यापार शब्द का, जबकि पंडित विश्वनाथ ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं, तो शब्द शक्ति के 3 भेद है। आप लोग जान रहे होंगे, अभिधा, हमारा, लक्षणा और व्यंजना। इन तीनों को हम विस्तार पूर्वक देख लेते हैं कि अभिधा क्या है। तो अभिधा जिस शब्द की जिस शक्ति से उसके सामान्य प्रचलित अर्थ का बोध, अर्थात कोई भी वाक्य पढ़ते समय, कोई भी शब्द पद पढ़ते समय, पंक्ति पढ़ते समय जिसका अर्थ हमें स्वतः ही समझ आ जाए कि क्या कहना चाह रहा है, इसका भाव क्या है, तो वहाँ पर कौन सी शक्ति होती है, अभिधा शक्ति होती है। अभिधा से प्रकट होने वाले अर्थ को वाच्यार्थ कहा जाता है। अभिधेयार्थ और मुख्यार्थ कहते हैं। जैसे कि घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में घोड़ा वाच्यार्थ हुआ, अर्थात घोड़ा जो हमारा हुआ वह अभिधा हुआ। घोड़ा से हम साधारण तरीके से एक हम अर्थ ग्रहण करें, घोड़ा एक जानवर है जिसके 4 पैर होते हैं। इस प्रकार से हम तुरंत घोड़ा कहते ही हमें एक प्रकार के जानवर का ज्ञात हो रहा है साधारण रूप से ही, वहाँ पर अभिधा होगा। अभिधा शब्द शक्ति, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ जो अभी आपने पढ़े हैं शब्दों का अर्थ बोध कराते, जैसे कि पानी, मेज, घोड़ा, पेड़, पुस्तक, कमल, विद्यार्थी, विद्यालय, हिमालय, पुस्तकालय, पंकज, जलद, दशानन, चक्रपाणी आदि। आचार्य भट्ट नायक के अनुसार रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। तो आप ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए कि आचार्य भट्ट नायक क्या कहते हैं कि रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि जो अब लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ किस पर आश्रित होती हैं, वह होती हैं अभिधा पर आश्रित होती हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अभिधा शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले होती है। कवि देव ने इसकी पुष्टि की है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। एक किसकी पंक्ति है, तो कवि देव की पंक्ति है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं हम। तो अगला हमारा है अभिधा के अन्य उदाहरण है कि जैसे सड़क देखकर पार करनी चाहिए। यहाँ पर सड़क अभिधेयार्थ है। पानी बरस रहा है, सीधे सीधे हमें अर्थ ग्रहण हो रहा है। विद्यालय खुल गया, भी हम सीधे ही समझ पा रहे हैं कि विद्यालय खुल चुका है, अब हमें स्कूल जाना चाहिए। इस प्रकार से अब आ जाता है अगला लक्षणा। अब लक्षणा क्या है, जैसे अभिधा हमारा था तो उसमें हम सीधे अर्थ ग्रहण कर ले रहे, परंतु लक्षणा में हमें थोड़ा अर्थों को घुमा कर कहता है, हमें अर्थ समझने में थोड़ा परेशानी होती है, वहाँ पर लक्षणा होती है। शब्द की जिस शक्ति के द्वारा शब्द के सामान्य अर्थ की जगह किसी अन्य अर्थ, यानी किसी अन्य अर्थ को जब हम लक्ष्य करके किसी बात को कहते हैं, जैसे हम कभी कभी नहीं बोलते तुम गधे हो। अब गधा कहने से जो ये गधा है, अब गधा क्या आपको पहले बता रहा है, पहले कि एक गधा जानवर है और एक गधा किसका प्रतीक है, किसको लक्ष्य करके आपने उसे गधा कहा है कि वह एक मूर्ख है। इस प्रकार से गधा जो होता है, गधा जड़ मूर्खता का प्रतीक होता है। तो हम सीधे सीधे मूर्ख ना कहकर किसी व्यक्ति को गधा कह देते थे, तो यह लक्ष्यार्थ हुआ, क्योंकि हम उसे मूर्ख कहने के लक्ष्य से उसे हम गधा कह रहे हैं कि तुम गधे हो। इस प्रकार से आप लक्षणा शब्द शक्ति को समझ सकते हैं। लक्ष्यार्थ की कल्पना करनी पड़ती है, उसे लक्षणा कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब किसी वाक्य में किसी शब्द के अर्थ का
ग्रहण अविधा से ना हो किंतु उससे संबंध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति जो होती है वह लक्षणा कहलाती है। अब लक्षणा शब्द शक्ति के निम्नलिखित 3 बातें आवश्यक है। जहाँ मुख्यार्थ की बाधा हो। अब मुख्यार्थ जो हमारा गधा था, अब गधा तो हम उसे कह नहीं रहे कि वह 4 पैरों वाला जानवर है कोई व्यक्ति, तो यह मुख्यार्थ क्या हुआ, यह बाधित हो गया। लक्ष्यार्थ क्या हुआ कि हम उसे मूर्ख कहना चाह रहे थे परंतु हम उसे क्या कहें, गधा। तो मुख्यार्थ यहाँ पर बाधित हुआ और जो हमारा मूर्ख हुआ वो हम लक्ष्य करके कह रहे। तो मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ लक्ष्यार्थ होगा। इस अन्य अर्थ के ग्रहण करने पर या तो कोई विशेष प्रयोजन हो अथवा इस अर्थ को स्वीकार करने में कोई रूढ़ी या परंपरागत धारणा काम कर रही हो। मम्मट कहते हैं कि मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्यथो अथो लक्ष्यते यत्स लक्षणारोपिता क्रिया। ये किसकी पंक्ति है, तो ये मम्मट की पंक्ति है। लक्षण शब्द शक्ति का उदाहरण क्या है कि जहाँ सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। अब सिंह से यहाँ पर क्या आशय हो रहा है, सिंह हम कोई जंगल का जो राजा होता है सिंह, शेर, उसको नहीं संबोधित करे बल्कि सिंह यहाँ वीर पुरुष के लिए आया है। उसी प्रकार से गीदड़, गीदड़ हम एक लोमड़ी या सियार को नहीं कह रहे, गीदड़ अर्थात कायर पुरुष के लिए यहाँ पर आया है। तो यहाँ जो इसका मुख्य अर्थ होता है गीदड़ वह बाधित होता है, कायरता जो है वह लक्ष्य करके कहा जा रहा है। उम्मीद है दोस्तों आपको लक्षणा शब्द शक्ति अच्छे से समझ आ गई होगी। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। अतः यह लक्षणा शब्द शक्ति है। अब लक्षणा शब्द शक्ति के जो अन्य उदाहरण है, बनन में, बागन में, बगरो बसंत है, बाधा था विद को किसने, इन काली जंजीरों से मनहु उमंग, अंग अंग छलके छलके छवि छलके। इस प्रकार से हमारा लक्षणा का अन्य उदाहरण है। अब व्यंजना शब्द शक्ति क्या है, व्यंजना का अर्थ जो योग रूढ़ था वही व्यंजना का भी अर्थ है। इसमें व्यंजना शब्द शक्ति किसी अन्य पर व्यंग करके कहा जाता है, उसे हम व्यंग्यार्थ कहते हैं। जब अविधा और लक्षणा शब्द शक्तियाँ काम नहीं करती हैं, ना तो हमें साधारण से बात ही समझ में आए और ना ही कोई बात लक्ष्य करके कहा जाए। जहाँ पर एक ही शब्द का कई अर्थ निकलता हो, जैसे कि आप बोलते हैं कि 5 बज गए, जैसे हम बोले कि 5 बजे, 5 बज गए हैं। अगर मैं यह शब्द बोल रही हूँ या वाक्य लिख रही हूँ 5 बज गए हैं, तो आपको क्या अर्थ इससे मिल रहा है, 5 बज गए हैं, आपको बहुत से अर्थ इसमें स्पष्ट हो। 5 बज गए हैं, दुकान बंद करना है, 5 बज गए हैं, ट्यूशन जाना है, मतलब विभिन्न परिस्थितियों में इसका अर्थ विभिन्न प्रकार से लिया है। 5 बज गए हैं, गार्डन में टहलना जाना है, 5 बज गए हैं, हमें वॉकिंग करना है, 5 बज गए हमें प्रैक्टिस के लिए जाना है। इस प्रकार से आप एक अर्थ को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, केवल 5 बज गए, कई अर्थ इसमें से निकल रहे थे। यही हमारे व्यंजना शब्द शक्ति हुई। लक्षणा में हम किसी को लक्ष्य करके कोई बात करें, जैसे तुम गधे हो, तो गधा कहने के पीछे हमारा क्या लक्ष्य था कि तुम मूर्ख हो। उसी प्रकार से जो व्यंजना हमारा है उसमें एक ही वाक्य का कई अर्थ निकलता है। 5 बज गए हैं, अनेक लोग इसको अनेक परिस्थिति में लेंगे। जैसे कि अगर आप कोचिंग जाते हैं 5 बजे, तो आप लोग क्या कहेंगे अपने दोस्तों से कि चलो 5 बज गए हैं, कोचिंग का समय हो गया। अगर कोई व्यक्ति टहलने जाता है 5 बजे गार्डन में, वह कहेगा दोस्तों 5 बजे गए हैं, अब चलिए हम टहलने चलते हैं। अगर कोई 5 बजे दुकान बंद करता है, कोई भगवान की पूजा करता है, दीप जलाता है, कोई भी कार्य अगर उस समय होता है तो वह अपने अनुसार अर्थ को ग्रहण करेगा। तो वही हमारी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ आया होगा। शक्ति से अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति ना हो तथा इन दोनों से भिन्न किसी विशेष अथवा गूढ़ अर्थ की प्राप्ति हो, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होता है। व्यंजना शब्द शक्ति द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे हम व्यंग्यार्थ कहते हैं। जैसे सुबह हो गई, अब सुबह हो गई यहाँ पर एक ही अर्थ नहीं लिया जा रहा है। इस वाक्य कहने से वक्ता का अभिप्राय केवल यह बतलाना नहीं है कि सुबह हो गई, बल्कि यह बतलाना है कि उसका अभिप्राय बतलाना है कि सोए हुए व्यक्ति को उठने, टहलने और अन्य कार्यों के लिए भी अन्य कार्यों का करने का भी समय हो गया, वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी। व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य है कार्य के मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना।
व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध व्यंग्यार्थ से है। व्यंजना शब्द शक्ति के अन्य उदाहरण हैं चिरजीवी जोरी जुरै, क्यों न स्नेह गंभीर, और को घटिए वृषभानुजा, वे हलदर के वीर। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा इस कवि की पंक्ति है। इतना मैं आपको संकेत दे रही हूँ। रीतिकाल की रीतिकाल के कवि की पंक्ति है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति, इसमें अलंकार यहाँ पर श्लेष अलंकार है। इस दोहे में वृषभानुजा अर्थात राधा और गाय, और हलधर के वीर अर्थात श्री कृष्ण और बैल, इन दोनों में श्लेष है। अतः पाठक का ध्यान वृषभानुजा बैल की वाहन अर्थात गाय, और हलधर के वीर अर्थात बैल, इन अर्थों की ओर ले जाता है। इसमें छिपा हुआ परिहास हंसी मजाक व्यंजित होता है, अतः यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अब उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद थे दोस्तों? तो 4 भेद थे। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनता है। तत्धनसम, तत्सम का अर्थ होता है उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान ही, जिसका प्रयोग सीधे सीधे हम अपने भाषा में करते हैं, वहाँ पर तत्सम शब्द होता है। बिना किसी परिवर्तन के ही संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन का ज्यों का त्यों जो शब्द ले लिया जाता है उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे कि आम्र, हरिद्रा, गोमल, सूची आदि। तद्भव क्या होता है? तत्सम से बिगड़कर जो शब्द बनता है उसे हम तद्भव कहते हैं। तत् अर्थात उससे, किससे? तद्भव से। भव अर्थात होना, तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न होना। जो शब्द संस्कृत और प्राकृत से बिगड़कर, विकृत अर्थात बिगड़कर होकर हिंदी में आए हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द रूप परिवर्तन के बाद संस्कृत में हिंदी में आते हैं, वे सभी तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आम, अभी हमने तत्सम में क्या देखा था? आम्र। संस्कृत में हम आम्र कहते हैं और तद्भव उसका आम। हरिद्रा हल्दी, गोमल गोबर, इस प्रकार से। फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि तद्भव और देशज शब्द। अब देशज शब्द क्या है? देशज में भी 2 शब्द मिलकर बना है। देश प्लस जा का अर्थ है जन्मा, देश का अर्थ है देश, अर्थात देश में जन्म लेने वाली भाषा देशज कहलाती है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। ये शब्द संस्कृत एवं विदेशी भाषाओं के शब्दों से अलग क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थितियों एवं आवश्यकता के अनुसार बनकर स्वतः ही प्रचलन में आ जाते हैं। जो भाषा हमारे गाँव, ग्रामीण, गाँव और समाज की भाषा होती है, जो हम भाषा में स्वतः ही प्रचलन में आ जाते हैं, उसे हम देशज भाषा कहते हैं। जैसे कि झाड़ू, पगड़ी, ठेठ, झूला, तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, और घास फूस के बने छप्पर को रखने वाली दीवार को हम कटरा कहते हैं। ठठेरा, कटोरा, खिड़की, ठुमरी, जूता, कलाई, खिचड़ी, डिबिया, डोंग, पेड़, डाब, छोरा, खराटा, खचाखच, थोथा, फुनगी, खखरा, अंटा, लोटा, चषक, लथपथ, पेट, किलकित और धड़ाम आदि, ये सभी हमारे देशज शब्द हैं। अब विदेशी शब्द, अर्थात विदेशी को हम आगत शब्द भी कहते हैं। जो बाहर से आए हुए शब्द हैं उसे हम विदेशी कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए, जिसका प्रचलन प्रायः हम करते हैं अपने भाषाओं में। ऐसे शब्दों को हम विदेशज, आगत शब्द कहते हैं। विदेशी भाषा के अंतर्गत हमें अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, रूसी आदि भाषाओं का अध्ययन करना पड़ता है। आगे हम देखते हैं संकर शब्द। अब संकर शब्द क्या है? संकर शब्द क्या है? जब 2 शब्द मिलकर बनते हैं तो उसे हम संकर शब्द कहते हैं। 2 भाषा के शब्द, जैसे एक भाषा अंग्रेजी हुआ, दूसरी भाषा हमारी हिंदी हो गई, इन शब्दों को मिलकर बना संस्कृत शब्द कहलाता है। जैसे कि छायादार, अब छाया यहाँ पर संस्कृत हुआ और दार हमारा फारसी हुआ, तब दोनों मिलकर एक भाषा संस्कृत, दूसरी भाषा फारसी, इन दोनों का मिश्रण क्या हुआ? छायादार। तो इस प्रकार से हमारा ये संकर शब्द है। उसी प्रकार से रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है। एक भाषा हमारी हिंदी, दूसरी भाषा अंग्रेजी, इन दोनों को मिलाकर हमारा रेलगाड़ी बना, तो ये संकर शब्द है। अर्थात 2 भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। टिकट घर, एक तरफ है टिकट अंग्रेजी भाषा का है, दूसरी तरफ है घर हिंदी भाषा का, इन दोनों को मिलाकर टिकट घर बना है। इस प्रकार से आप अन्य उदाहरणों को भी दे सकते हैं, जैसे आश्रु गैस, पानदान, सीलबंद, वर्षगांठ,
और जांचकर्ता, अपीलकर्ता, उड़तन स्तरी, इस प्रकार से आप इन शब्दों को देख लगते हैं। उद्योगपति, बस अड्डा, ऑपरेशन कक्ष बढ़ेगा, बे फारसी शब्द है, और रगा देसी शब्द, इन दोनों को मिलाकर बढ़ेगा। सजा प्राप्त व मुआवजा, इनको आप याद कर रखते हैं। अब तो दोस्तों, ये आज की वीडियो हमारी कैसी लगी? हमने हिंदी शब्द रचना पर विस्तार पूर्वक एक एक बिंदुओं को, जो परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से प्रायः परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, आप इन बिंदुओं को एकदम क्लियर करके रखिए। रचना के आधार पर शब्द के भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर कितने शब्दों के भेद हैं, जो हमने ऊपर पहले ग्राफ बताया है। अगर आप उन ग्राफों को अपने दिमाग में याद रखते हैं तो आपको थोड़ा आसानी होगी परीक्षा में प्रश्नों को हल करने में। तो इन पैरा को आप लोग ज़रूर 1 से 2 बार पढ़िए, निश्चित ही आपको याद हो जाएगा और आप गलती नहीं करेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे साथ में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।